अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट में हमारा फोर्थ कॉन्सेप्ट है मनी मेजर कॉन्सेप्ट, मुद्रा माप संबंधी अवधारणा। इन अकाउंटिंग ओनली दोज फैक्ट, इवेंट्स एंड ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड और रिपोर्टेड दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। लेखांकन में केवल उन्हीं व्यवहारों और तथ्यों का लेखा किया जाएगा, यानी हम उन्हीं चीज़ों को रिकॉर्ड करेंगे जिनको हम मनी के रूप में एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल लेते हैं, सपोज एक बिजनेसमैन है, उसके पास एक बिल्डिंग है और एक कार है, तो हम और उसने जो माल खरीदा है, सपोज उसने एक स्टॉक खरीदा है 50,000 का, ठीक है, उसके पास 50,000 का स्टॉक है और 2000 वर्ग मीटर की लैंड है, ठीक है। तो उसके बाद 4 आइटम्स हो गई, एक तो बिल्डिंग होगी, एक कार, एक माल है, स्टॉक है और एक लैंड है, ठीक है। लैंड का एरिया बता दिया है। तो इससे क्या करना है कि इससे जो बिजनेसमैन है, ठीक है ना, इससे व्यवसाय की आर्थिक स्थिति का जो पता चलेगा वो बहुत इजीली नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि अलग अलग जो एसेट्स हैं और उनकी जो मेजरमेंट यूनिट है वो सबकी अलग अलग है, ठीक है। लेकिन अगर इन सब का अगर हम मनी के रूप में इसको ट्रांसलेट कर लेते हैं तो हम बिजनेस की एक्चुअल फाइनेंशियल पोजीशन को इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि चाहे कितनी भी आइटम्स हो, उन सब की वैल्यू मॉनेटरी टर्म्स में जानने लायक होनी चाहिए, एक्सप्रेस करने वाली होनी चाहिए, तभी हम उसको अपने अकाउंटिंग में रिकॉर्ड्स में मेंटेन रख सकते हैं, ठीक है। मनी में मेजर करने वाली हमारी जो एसेट्स हैं उनकी वैल्यू होनी चाहिए। और इसी तरह आपकी अकाउंटिंग में जैसे आप मनी के रूप में इसको एक्सप्रेस करते हैं तो इसका एक ड्रॉबैक भी है। क्या है कि बिजनेस से संबंधित ऐसे बहुत ही कम फैक्ट होते हैं कि जो उसकी प्रगति या अवनति के द्योतक हैं, यानी कि जो उसकी प्रोग्रेस की रिपोर्ट देते हैं या प्रोग्रेस नहीं है उसकी रिपोर्ट देते हैं, परंतु क्या करते हैं, लेखांकन में इन तथ्यों को प्रकट ही नहीं किया जाता है, ठीक है, उनको एक्सप्रेस नहीं करते हैं। हम एक दूसरा एग्जांपल समझते हैं इस चीज़ को कि जैसे सपोज एक व्यवसाय का स्वामी है, उसकी मेडिकल हेल्थ, स्पेशली जब वो एक सोल प्रोप्राइटर है, तो उसकी भविष्य की जो हम प्रोग्रेस है वो हमको मेजर करना इम्पॉर्टेंट है, परंतु अकाउंटिंग इस टाइप पर, इस तरह की ट्रांजैक्शन पर, इस तरह के काम में कोई भी किसी भी तरह का रिस्पॉन्स नहीं देता है। इसी प्रकार से जो व्यवसाय है उसमें अलग अलग जो कर्मचारी हैं उनमें आपस में कितना कंसेंट है, कितना उनके अंदर कोऑर्डिनेशन है, ठीक है, ये सब भी उसकी प्रोग्रेस को डिफाइन करने में सहायक हो सकते हैं। पर आपकी अकाउंटेंसी में इन सब चीज़ों की तरफ भी कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। तो कहने का टोटली कंक्लूजन ये निकलता है मनी मेजर कॉन्सेप्ट से कि सिर्फ उन्हीं ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है जो कि मनी में एक्सप्रेस की जा सकती हैं, और वो सारे ट्रांजैक्शन जिनसे मनी इफेक्ट होती है, ठीक है, उसको भी वो रिकॉर्ड नहीं करते। अगर जैसे कि मनी में ट्रांसलेट तो कर रहे हैं उस चीज़ों को, पर हम ये नहीं देख रहे कि मनी में ट्रांसलेट करने के लिए किस इंसान ने कितने एफर्ट करे हुए हैं, ठीक है। तो क्लियर हुआ मनी मेजर कॉन्सेप्ट, ये था हमारा मनी मेजर कॉन्सेप्ट। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है आपका अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट ऑफ 5th नंबर का कॉन्सेप्ट है आपका गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, चालू व्यवसायिक संबंधी अवधारणा, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट नाम से पता लग रहा है, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट है कि ये मान के चलते हैं कि जो व्यवसाय है वो निरंतरता के सिद्धांत पर ही चल रहा है। कैसे? क्योंकि देखिए जो व्यवसाय होता है, बिजनेस होता है, वो भविष्य में अनिश्चित काल तक चालू रहेगा, ये मान्यता रहती है कि सपोज अगर हम एक कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो हम ये मान के चलते हैं कि हम एक लॉन्ग टाइम के लिए बिजनेस करते रहेंगे। क्लियर है? अब क्योंकि ये कॉन्सेप्ट ये बता रहा है कि गोइंग कंसर्न वो चलता रहेगा निरंतर, तो इससे, इस दृष्टिकोण से क्या मतलब है कि व्यवसाय, आपका जो बिजनेस है, वो प्रेजेंट प्लानिंग की पूर्ति करने
और अपने लायबिलिटीज़ को निपटाने के लिए अनिश्चित दीर्घकाल तक चालू रहेगा। ठीक है, उसको अपने जितने भी लायबिलिटीज़ हैं उसने उसको लिया है लायबिलिटीज़ को निपटाने के लिए, और अपनी जो प्रेजेंट उसने प्लानिंग की है उसे पूरा करने के लिए उसको लॉन्ग रन में चलते रहना पड़ेगा। और इसका रिजल्ट क्या रहता है, इसका इफेक्ट ये रहता है कि अकाउंटिंग जो अकाउंट है, लेखांकन व्यवसाय के शीघ्र अंत किसको लेके चलेंगे हम, कम से कम आगामी लेखा वर्ष तक, जो उसका आगे नेक्स्ट ईयर है, के भय से उत्पन्न होने वाली विभिन्न समस्याओं से प्रभावित नहीं होता। दैट मीन्स कि ये मान के नहीं चलेंगे कि अगले साल में हमारा बिजनेस ख़त्म हो सकता है तो हम अब अपनी जो भी काम करने हैं वो उस हिसाब से करें। ये मान के चलते हैं कि अगर कोई सिचुएशन ऐसी आती है तो जो बिज़नेस है वो उसको सॉर्ट आउट करेगा। जस्ट एक इसको एग्जांपल से समझते हैं। सपोज जैसे एसेट्स के जो रेट्स हैं, प्राइजेस हैं, को प्रत्येक हर समय चालू मूल्यों से प्रदर्शित करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। व्यवसाय की जो एसेट्स हैं, उन एसेट्स की संभावित हानि या लाभ की ओर कोई ध्यान भी नहीं रखा जाता, तथा डेप्रिसिएशन मूल्यह्रास संपत्ति के पूर्ण जीवन काल पर ही लगाया जाता है। ठीक है, अगर ये हम एग्जाम्पल नहीं लेके चलते हैं तो इसको हम ऐसे समझ सकते हैं। सपोज जैसे कि इसमें एक एग्जाम्पल बताते हैं कि एसिड्स की बात करते हैं। जब हम एसिड्स की बात करते हैं तो हम ये लेके चलते हैं कि अगर हमें ऐसा डर लगेगा कि अगले साल ही हमारा बिजनेस ख़त्म हो जाता है तो हम फिर उसी साल के लिए डेप्रिसिएशन लगाते, पर जबकि ऐसा नहीं करते। हम क्या करते हैं कि जो आपकी एसेट्स है, जो आपकी मशीनरी है, उस पर आप पूरे लाइफ के लिए जितनी उस मशीन की पॉसिबल लाइफ है उस पर आप डेप्रिसिएशन पहले से काउंट कर लेते हो और उसके लिए आप प्रोविज़न भी बना लेते हो। पर गोइंग ऑन कंसर्न कॉन्सेप्ट ये नहीं कहता कि अगर व्यवसाय का शीघ्र अंत यानी कि आगामी लेखा वर्ष की समाप्ति से पूर्व निश्चित है, वो ये नहीं कहता कि एक साल के अंदर आपका बिजनेस जो है वो ख़त्म ही हो जाएगा। तो भी लेखांकन इसी मत पर आधारित है कि ऐसी स्थिति में, ऐसी सिचुएशन अगर राइज हो जाती है तो लेखापाल को वास्तविक स्थिति को ध्यान में रखकर ही लेखा कार्य करनी चाहिए। यानी कि उसको ऐसा लग रहा है कि एक साल में अगर कोई बिजनेस में कोई प्रॉब्लम आने वाली है तो उसको उसी सिचुएशन को ध्यान में रखकर अपना काम करना होगा। फिर उसके बाद है आपका ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट क्या कहता है, यानी कि द्वैत पक्ष संबंधी अवधारणा। ड्यूअल एस्पेक्ट कहता है, नाम है कि एक कोई ऐसी आइटम है, सपोज कौन सी ट्रांजेक्शन है जिसका दोनों तरफ इफेक्ट पड़ेगा। तो व्यवसाय में दो साइड्स क्या रहती हैं आपकी, असेट्स एंड लायबिलिटीज। तो एसेट्स के अगेंस्ट या तो लेनदारों या व्यवसाय के स्वामियों के दावे ही होते हैं। ठीक है, आपको पता है कि आप लायबिलिटी साइड्स क्या लेके जाते हो, ठीक है, और एसेट साइड क्या लेके जाते हो। अगर आपकी एसेट्स में कोई इंक्रीमेंट होता है तो जो आपके क्रेडिटर्स हैं या आपकी कैपिटल, दोनों में से किसी एक या दोनों में इंक्रीमेंट होना स्वाभाविक ही है। ठीक है, सपोज जैसे एग्जांपल लेके चलते हैं कि अगर बिजनेस का जो ओनर है वो कोई एडिशनल कैपिटल लगाता है, सपोज वो लगाता है 1 लाख रुपए की एडिशनल कैपिटल, तो इस ट्रांजैक्शन का इफेक्ट क्या रहेगा कि आपका जो नगद कोष है यानी कैश है उसमें 1 लाख रुपए का इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, और साथ में आपकी जो कैपिटल है वो भी 1 लाख रुपए इंक्रीज हो जाएगी। ठीक, दोनों साइड इफेक्ट आ गया उसका, यानी कि ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। एक दूसरे एग्जाम्पल में भी समझते हैं कि सपोज एक व्यवसायी है, बिजनेसमैन है, उसने 50,000 रुपये का कोई माल खरीदा है। तो इस ट्रांजैक्शन का क्या प्रभाव रहेगा कि आपकी जो असेट्स हैं उसके मूल्य में, यानी कि स्टॉक में 50,000 की वृद्धि हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगा, और साथ में ही लेनदारों में भी 50,000 की वृद्धि हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएंगे। तो इस प्रकार आपकी जो एसेट्स हैं उसके मूल्य में अगर कोई कमी होने पर आपके जो क्रेडिटर्स हैं या पूंजी के मूल्यों में भी कमी होगी, और आपकी जो एसेट्स हैं उसमें अगर आप इंक्रीज होता है
इंक्रीज होता है, जिसकी वजह से या तो पूंजी बढ़ेगी या फिर आउटसाइड लायबिलिटीज़ भी बढ़ जाएगी। तो इस एग्जाम्पल से आपको क्लियर हुआ कि ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट पर, जो आपका ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट है वो डबल एंट्री सिस्टम पर बेस्ड है। ठीक है, फिर उसके बाद आता है आपका अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि अकाउंटिंग की प्रमुख अवधारणाएं, ठीक है, अवधारणाएं चल रही हैं आपकी में उपार्जित आपका है रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट। रियलाइजेशन वसूली संबंधी अवधारणा, ठीक है। वसूली संबंधी अवधारणा भी आय को मापने की ही विधि है, ठीक है। वसूलना यानी कुछ ना कुछ आपने कुछ ऐसा काम किया है, कुछ उधार बेचा है जिसको अब आपको वसूल करना होगा, तो किससे रिलेट करती है ये आपकी आय को मापने की विधि से। यह विधि यह बताती है कि व्यवहारों से आय किस समय मानी जाए, कि ट्रांजैक्शन कैसी हैं जिससे ट्रांजैक्शन जो की हैं उनसे जो आय हुई है उसे किस समय माना जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट आय उस तिथि को उपार्जित मान ली जाती है, मतलब इनकम आप किस को मानोगे कि और किस टाइम आप अर्न करी हुई मान लोगे, जिस डेट को यह वसूल कर ली जाएगी। ठीक है, अब हमारे लिए क्वेश्चन राइज होता है कि वसूल क्या करना या वसूल करने से तात्पर्य प्राप्ति की रसीद प्राप्ति की तिथि से नहीं है, यानी कि हमें वो पैसा जिस डेट को मिला है उससे हम प्राप्ति वसूली नहीं मानते, बल्कि उस डेट से है जिस तिथि को किसी प्रतिफल के बदले में माल या सेवाएं किसी ग्राहक को दी जाती हैं। ठीक है, इट मीन्स कि हमें वो डेट नहीं ध्यान में रखने जिस डेट को हमको पैसे मिले हैं, रुपए मिले हैं, या जो हमारा जितना भी अमाउंट था वो हमको मिला है, बल्कि रियलाइजेशन किस डेट को मान लिया जाएगा, जिस डेट को किसी प्रतिफल कोई जो भी आपका जो प्रतिफल के बदले में गुड्स या सर्विसेज किसी ग्राहक को दी हैं उसी दिन मान लिया जाएगा। सपोज एक एग्जांपल लेते हैं कि एक ग्राहक है, कस्टमर है, से आदेश जनवरी में प्राप्त हुआ है। ठीक है, एक ग्राहक से आदेश जनवरी में प्राप्त हुआ है, तो अकॉर्डिंग टू दिस ऑर्डर माल फरवरी में तैयार हुआ। ठीक है, मार्च में उस माल की सुपुर्दगी की, यानी ग्राहक को दे दी गया सामान, और अप्रैल में उस वस्तु का मूल्य उसको रिसीव हो गया है। तो अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट इस ट्रांजैक्शन की आय मार्च के माह की आय मानी जाएगी। ठीक है, क्योंकि उसको देखो जनवरी में तो ऑर्डर रिसीव हुआ है, तो उस टाइम तो उसने कुछ भी ट्रांजैक्शन की नहीं है। जो दुकानदार है उसको सिर्फ ऑर्डर ही मिला था और उसका माल बना फरवरी में, पर उसने मार्च में अपने ग्राहक को वस्तु की सुपुर्दगी दी थी, तो हमारी वसूली कब मानी जाएगी? मार्च में। और जबकि संबंधित माल का स्वामित्व बेचने वाले से खरीदने वाले को हस्तांतरण कर दिया गया है और माल की सुपुर्दगी दे दी गई है, जबकि उसका भुगतान अप्रैल में मिला है। तो इन कुल मिला के बात यह है कि जिस टाइम पर गुड्स एंड सर्विसेज का ट्रांसफ़र हो जाता है, ठीक है, एक दुकानदार से उपभोक्ता को या ग्राहक को, उसी टाइम उसकी रियलाइज्ड वैल्यू आपको ध्यान में रखनी है, वही आपकी वसूली संबंधी अवधारणा है। ठीक है, भले ही आपको पेमेंट कभी भी हो, इट डजंट कनेक्ट टू द पेमेंट, जो आपकी वसूली संबंधी अवधारणा है। फिर उसके बाद है आपका अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। अकाउंटिंग पीरियड देखो, एक व्यवसाय के संबंध में ये मान्यता रहती है कि अनिश्चित काल तक तो चलता रहेगा, पर इसके जीवन काल में इसके विकास की गति, इसकी निष्पत्ति ज्ञात करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आवश्यक है। तो इसके लिए व्यवसाय के जीवन काल को अलग अलग टाइम इंटरवल में डिवाइड कर दिया जाता है। ठीक है, अब टाइम इंटरवल कैसे करोगे? हम ये मान के चलते हैं व्हेन वी आर कंडक्टिंग अ बिजनेस कि जो समय है वो 1 वर्ष का लिया जाता है, जिसे आप एक लेखा वर्ष भी कहते हो, यानी काउंटिंग पीरियड। अब
कारण क्या है इसको एक साल बांटने का कि जो आपका बिजनेस है वो पूरा जीवन भर चलता रहेगा, तो वो क्या करे। तो उसके लिए सबसे इजी क्या रहता है कि सारे के सारे जितने भी ट्रांजैक्शन हैं आप वो एक साल के लिए रिकॉर्ड मेंटेन कर लेता है उस चीज़ का, ठीक है ना। एक साल के लिए अपने अकाउंट प्रिपेयर कर लेता है। तो इसीलिए उसने क्या करता है कि वो जर्नली अपना एक साल का अकाउंटिंग पीरियड सेट कर लेता है, जिसे अकाउंटिंग पीरियड कहते हैं, लेखा वर्ष कहते हैं। अब आपके हर एक लेखा वर्ष के अंत में जब ख़त्म होता है आपका फाइनेंशियल ईयर, तो आप प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हो, जिसके आधार पर आप व्यवसाय की वार्षिक प्रकृति का पता लगाते हो। इसके अलावा आप अपने अकाउंटिंग जो आपका ईयर है उसकी लास्ट डेट का बिजनेस का बैलेंस शीट भी तैयार करते हो। यानी कि लास्ट डेट आपकी कुछ भी हो सकती है, इट कुड बी 31 मार्च और 31 दिसंबर, इट अप्स टू द बिजनेस की विच ईयर इट विल अडॉप्ट, ठीक है ना। वो कौन सा ईयर अडॉप्ट करता है उस पर डिपेंड करता है, जिसके द्वारा, ठीक है, उसकी बैलेंस शीट भी बना ली, तो जो उस वर्ष के अंत की तिथि को उस व्यावसायिक संस्था की आर्थिक तिथि को ही प्रकट करेगा। यानी कि वो जो डेट स्पेशली मेंशन करते हैं 31 मार्च, ठीक है, या फिर 31 दिसंबर, वो बता रहे कि एक साल में 31 मार्च तक उसके सारे के सारे लेन दोनों का उसने लेखा कर लिया है और वो अपनी बैलेंस शीट प्रिपेयर कर रहा है कि अब उसका वो जो समय है वो समाप्त हो गया है, ठीक है। इसी को व्यवसाय का वित्तीय वर्ष कहते हैं। और इसी अवधारणा के आधार पर ही आपका इनकम स्टेटमेंट भी बनाया जाता है, ठीक है, जिसमें क्या करते हैं, अलग अलग जो आइटम्स हैं उसमें आपके चाहे वो कैपिटल नेचर के हैं या वो रेवेन्यू नेचर के हैं, उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। और इसी डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पर ही आप ये डिसाइड करोगे कि कौन सी आइटम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगी और कौन सी आइटम आपकी बैलेंस शीट में चली जाएगी। फिर उसके बाद 9th आ जाता है आपका मैचिंग कॉन्सेप्ट। अब मैचिंग कॉन्सेप्ट उपयुक्तता की अवधारणा अथवा मूल मिलाने की अवधारणा इसी सिद्धांत पर आधारित है। देखिए, मूल मिलाना क्या मतलब, मैच करना है आपको, और उपयुक्तता, तो जो खर्चे जिस लेखा वर्ष से रिलेट करते हैं उन्हें उसी वर्ष से संबंधित आय को चार्ज किया जाना चाहिए। जिस साल में आपने कोई खर्चे किए हैं तो कोशिश करनी चाहिए कि उसी साल में उन खर्चों को रिकवर कर लिया जाए। सपोज जैसे एग्जांपल लेके चलते हैं, जैसे साल है 2020, ठीक है, तो 2020 में हमने जितने खर्चे करे हैं वी ट्राई टू रिकवर आर ऑल दोज एक्सपेंसेस इन 2020, हम उसी साल में उसको रिकवर करेंगे। तो उससे क्या होता है, जो आपके जो एक्सपेंसेस हैं, खर्चों को आय से इस प्रकार रिलेट करना है, ठीक है, कि मेल मिलाने की अवधारणा कहलाती है। इसी तरह से खर्चों को आय से रिलेट करना ही आपकी मैचिंग कॉन्सेप्ट है। और इसी अवधारणा के आधार पर आपके आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को वर्ष के खर्चों में ही सम्मिलित कर लिया जाता है, जबकि आपके प्रीपेड खर्चों को शामिल नहीं किया जाता, ठीक है। तो इसमें आपके जो मैचिंग कॉन्सेप्ट है उसमें कुछ ना कुछ देखो डिफ़िकल्टीज भी राइज होती हैं। जैसे कुछ खर्चे ऐसे भी होते हैं जैसे जिन्हें आसानी से किसी विशेष अवधि की आय के साथ संबंधित नहीं किया जा सकता, ठीक है, कि वो किस साल खर्चे तो हुए हैं पर ये नहीं आप फाइंड आउट कर पा रहे कि किस साल के खर्चे माने जाएंगे। जैसे आपके प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस हो गया, आपके जो शेयर्स एंड डिबेंचर्स के इशू के टाइम जो खर्चे किए थे, एडवर्टीजमेंट के खर्चे तो हुए हैं, पर क्योंकि आपका बिजनेस सेट होने में थोड़ा टाइम लगता है तो आप उसको उस साल के खर्चे नहीं मान पा रहे हो, ठीक है। तो ये डिफ़िकल्टी आ जाती है आपकी मैचिंग कॉन्सेप्ट में। फिर सेकंड डिफ़िकल्टी क्या हो सकती है कि साल में किसी भी संपत्ति यानी एसेट्स पर कितना डेप्रिसिएशन रिटर्न ऑफ किया जाए, यह भी आप अच्छी तरह से निर्धारित नहीं कर सकते। और आपकी थर्ड डिफ़िकल्टी है कि आपकी जो लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट हैं इनके संबंध में भी ऐसी कठिनाई ही उत्पन्न हो जाती है, ठीक है। तो ये था आपका मैचिंग कॉन्सेप्ट। फिर उसके बाद लास्ट है आपका अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट। इसमें बैलेंस शीट इक्वेशन कॉन्सेप्ट है जो कि चिट्ठा समीकरण अवधारणा है, और ये अवधारणा इसी सिद्धांत पर आधारित है कि प्रत्येक डेबिट मद का उतना ही क्रेडिट मद होता है और ये दोनों बराबर होते हैं। यानी कि डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट, दोनों का ट्रांजैक्शन सेम होगी। आप इक्वेशन के रूप में देख सकते हो कि डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट
और जो लेखा शास्त्र के सिद्धांत के अनुसार भी सभी खर्चे, हानियाँ और संपत्तियों को डेबिट किया जाता है और समस्त इनकम, ठीक है, जितनी भी इनकम है और प्रॉफिट और लायबिलिटी को क्रेडिट कर दिया जाता है। तो इस प्रकार से जो आपका जो इक्वेशन बनेगी वो क्या बनती है, एक्सपेंसेस प्लस लॉसेस प्लस एसेट्स इज इक्वल टू इनकम गेन्स प्लस लायबिलिटीज, और एसेट्स इज इक्वल टू इनकम प्लस गेन्स प्लस लायबिलिटीज, और माइनस कर देंगे हम एक्सपेंसेस और लॉसेस को, तो आपका नेट प्रॉफिट आ जाएगा, या हो सकता है पॉसिबिलिटी कि नेट लॉस भी हो और उसमें आप प्लस कर दोगे लायबिलिटीज। क्लियर है। आपकी जो लायबिलिटीज़ हैं, क्योंकि वो बाह्य व्यक्तियों को दे हैं और व्यवसाय के स्वामियों को भी दे हैं, तो आपका जो इक्वेशन बनेगी वो क्या है, एसेट्स इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट या नेट लॉस प्लस एक्सटर्नल लायबिलिटीज प्लस ड्यू टू प्रोप्राइटर्स। तो व्यवसाय के जो स्वामी हैं उनको देय राशि में लाभ हानि को जो आप समायोजन करेंगे तो स्वामियों की इक्विटी निकाली जाएगी और समीकरण अलग बन जाएगा। लास्ट में आपका जो इक्वेशन है वो क्या बनेगी, एसेट्स इज इक्वल टू इक्विटी प्लस एक्सटर्नल लायबिलिटीज, या फिर इक्विटी क्या है आपके प्रोप्राइटर फंड इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। ठीक है। इसके अलावा 2 कॉन्सेप्ट और थे बुक्स में, वैसे जर्नली तो आपके 10 कॉन्सेप्ट्स ही हैं, पर 2 कॉन्सेप्ट्स और भी हैं, मैचिंग कॉन्सेप्ट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर एंड कन्वेंशन ऑफ ऑब्जर्वेंस ऑफ लॉ। तो उनको भी मैं थोड़ा बता देती हूँ आपको कि मैचिंग कॉन्सेप्ट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर, आय तथा व्यय के मेल की अवधारणा। अब इस अवधारणा में क्या करते हैं कि आपके जो प्रॉफिट एंड लॉस है उसका सही निर्धारण करने के लिए आपकी जो इनकम है और एक्सपेंडिचर को ठीक से मिलान करना बहुत ज़रूरी है, और उन सब खर्चों को, लागतों को घटाना जाना चाहिए, उनको माइनस करोगे जो आय अर्जित करने के लिए किए गए थे। ठीक है, विच इज़ रिलेट टू द इनकम जनरेट करने के लिए, अर्जित करने के लिए किए गए थे, आप उन्हीं खर्चों को, लागतों को माइनस करेंगे। सपोज अगर आपके पास में कुछ एक्सपेंडिचर ऐसे हैं जिनका लाभ इस वर्ष के साथ साथ अगले वर्षों में भी प्राप्त होगा, तो चालू वर्ष की आय में से व्यय का केवल वही भाग घटाया जाना चाहिए जो चालू वर्ष से संबंधित है। ठीक है, जैसे आपको मिलेगा तो बहुत आने वाले सालों में, पर जितना पार्ट आपका उस आपके ईयर से रिलेट कर रहा है आपको सिर्फ उतना ही माइनस करना है। ठीक है, जो चालू वर्ष के लाभ में योगदान करता है। यदि कोई आपको आय अग्रिम प्राप्त हो जाती है, अगर आपको पहले से ही कोई इनकम मिल गई है जबकि उसे अर्जित करने का काम बिक्री करोगे अगले वर्ष होगा, या जो ऐसी प्राप्ति को चालू वर्ष की आय नहीं समझा जाना चाहिए। इस प्रकार जिस समय अवधि की आय या व्यय भी हैं तो उसी समय अवधि को ही ली जानी चाहिए जिस समय अवधि से वो मेल खाती है। यही क्या है, आपकी करेक्ट मैचिंग। अतः करेक्ट मैचिंग के पश्चात ही सही लाभ का निर्धारण हो सकता है। आय और जो खर्चे हैं उनको आपको पहले ध्यान में रखना चाहिए कि वो कौन से साल से रिलेट कर रहे हैं, किस वर्ष से संबंधित हैं। ठीक है, लास्ट है कन्वेंशन ऑफ ऑब्जर्वेंस ऑफ लॉ, कानून के पालन की परंपरा। तो लेखांकन करते समय मुझे यह भी ध्यान रखना है कि लेखांकन व्यावसायिक संस्था से संबंधित विद्यमान कानूनी आवश्यकताओं को पूरा करे। एक व्यवसाय को विभिन्न प्रकार के कानून जैसे कंपनी लॉ, पार्टनरशिप लॉ, इनकम टैक्स लॉ और वैल्यू एडिड टैक्स लॉ सभी को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं। तो अकाउंटेंट को चाहिए, लेखापाल को चाहिए कि लेखांकन में वे सभी कानूनों का ध्यान रखे और अंतिम खाते भी वैधानिक आवश्यकताओं के अनुसार ही बनाएं। तो ये थे आपके कॉन्सेप्ट।